आइए अब आपको दिखाएं कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से पूरे दमखम के साथ आज दिखाई दे रहे हैं। मतदान करने पहुंचे जरूर, लेकिन उनका अंदाज कुछ अपना अलग सा दिखाई दे रहा था। क्या ये जीत से पहले की आश्वस्तता है? देखिए रिपोर्ट। सड़क पर लोगों का हुजूम, छतों पर लोग, बच्चों के चेहरे पर मोदी मास्क। ये तस्वीरें मोदी के आत्मविश्वास को यकीनन बढ़ाने वाली हैं। अपने गढ़ अहमदाबाद में जब मोदी वोट डालने पहुंचे तो नजारा कुछ ऐसा था मानो कोई सियासी रैली हो रही हो, और मोदी भी अपने समर्थकों को निराश किए बिना मुस्कुराए और देर तक हजारों हाथों का अभिवादन किया। हाथ से वी का साइन बनाकर विजय का भरोसा भी दिलाया। अपनी जानी पहचानी पोशाक में मोदी अहमदाबाद के रानीप पोल बूथ पहुंचे तो उनका हर कदम, उनकी चाल और चेहरा एक अलग आत्मविश्वास का सबूत दे रहा था। इस दौरान मोदी ने एक बच्चे से आगे बढ़कर हाथ भी मिलाया, जिसके बाद एक आम वोटर की तरह सारी औपचारिकताएं पूरी कर मतदान किया। पोलिंग स्टेशन के अंदर एक बार फिर कैमरों की फ्लैश चमक रही थी और मोदी की मुस्कान जीत की संभावनाओं से फैल रही थी। मोदी बाहर निकले, जुदा अंदाज में सेल्फी ली, यानी खुद की तस्वीर क्लिक कर आज के यूथ से जुड़े होने का फलसफा भी दोहरा दिया। इस सब के बाद भरोसा कुछ इस कदर बढ़ा कि 25 साल में सबसे ज्यादा सीट हासिल करने की बात कह डाली। मैं मानता हूं पिछले 25 साल में सत्ता दल को जितनी सीटें मिली हैं उससे ज्यादा सीटों से इस बार नई भाजपा की सरकार बनेगी। एनडीए के साथ और ज्यादा बहुमत से सरकार बनेगी। जब सवाल ये उठा कि क्या वाकई बीजेपी के दावों में दम है या बातें सिर्फ हवा हवाई हो रही हैं, तो भी मोदी का जवाब दृढ़ता से भरा ही मिला। जिस प्रकार से प्रकट हो रहा है 16 मई के नतीजे एक ही संदेश लाने वाले हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मजबूत सरकार बनने के संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोदी मीडिया से मुखातिब हों, अपनी जीत की बात कर रहे हों और कांग्रेस पर हमला न बोला जाए, ये भला कैसे हो सकता है? तो लगे हाथ दिल्ली में मां बेटे की सरकार का जुमला एक बार फिर उछाल दिया। अब तक जो मतदान हुआ है उसमें दो काम हो गए हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई, वो बच नहीं सकती, और दूसरा, नई सरकार की नींव, नई सरकार की मजबूत नींव अब तक के मतदाताओं ने शिलान्यास कर दिया है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान को दुनिया के सबसे फर्राटा अभियानों में शुमार किया जा रहा है। ऐसे में मोदी ये भी कहते हैं कि उन्होंने बीते कुछ महीनों में देश को नजदीक से जाना है। ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए दिखी यही तस्वीर मोदी के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले जा रही है। उन्हें लगता है कि दिल्ली की गद्दी अब ज्यादा दूर नहीं। टीम न्यूज नेशन। अब नरेंद्र मोदी की बातों को आप ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ आज वो कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने में अब किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, यह अपने आप में बहुत सारी चीजें इंगित करता है। इस बीच कांग्रेस ने इस बात पर खासी आपत्ति उठाई कि मतदान केंद्र में नरेंद्र मोदी कैसे चुनाव चिन्ह को लेकर उसे प्रचारित करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से यह भी निर्देश जारी किया गया है कि एफआईआर दर्ज किया जा सकता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का वायलेशन करने के लिए। तो आइए आपको दिखाएं कि कांग्रेस ने किस अंदाज और किस तर्ज में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कंप्लेन और शिकायत की बात कही है। आज गांधीनगर में वोट डालने के बाद बाहर आकर के पोलिंग बूथ से थोड़ी सी दूर पर जाकर के बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 15-20 मिनट तक उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने हाथ में कमल का निशान उठा करके प्रचार करने का काम किया। मैं समझता हूं कि यह कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है
और हमने इसकी इलेक्शन कमीशन में तुरंत शिकायत कर दी है और इमीडिएटली हमारा डिमांड है कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कांग्रेस कड़ी कार्रवाई की बात करती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच केसी मित्तल जो कि कांग्रेस पार्टी के वकील हैं, उन्होंने उनसे बात की हमारे संवाददाता सैयद ने। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है उनका। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की और इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की। हमारे साथ बात करने के लिए केसी मित्तल साहब हैं, लीगल सेल के हेड। केसी मित्तल साहब, जो 126(1) और बी में ए और बी में कार्रवाई की बात की गई है, गुजरात गवर्नमेंट को निर्देश दिया, उसमें क्या प्रोविजंस हैं? देखिए, दोनों 126 ए जो है वो धारा लगती है जहां आप कंपेनिंग करते हैं। जैसे उन्होंने वहां पर मीटिंग की, उसका में कंपेनिंग किया, वहां भाषण दिया, जैसे तो कोई रैली हो रही थी, वो चीज़ अलाउड नहीं है। तो उसमें 126 एक ए लागू होता है, 126(1) बी ए। और जो दूसरी बात उन्होंने की, जो अपना लोटस सिंबल था वो दिखाया, जिस तरीके से डिस्प्ले किया और टीवी और चैनल से डिस्प्ले किया और उसको दिखाया टीवी चैनल पे, वो 126(1) बी में आता है, क्योंकि आप डिस्प्ले नहीं कर सकते वो चैनल्स को और टीवी के। ज्यादा से ज्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या हो सकता है? क्या वो इलेक्शन लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जो आपने डिमांड की थी? क्या इलेक्शन का कैंसिल हो सकता है? क्या हो सकता है? देखिए, अभी तो इमीडिएट तो उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर भी कर दिया है। FIR, उसके बाद अरेस्ट होना चाहिए, उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको 2 साल की मैक्सिमम सजा भी हो सकती है इसमें, जो ये प्रावधान है उसके हिसाब से। मानते हैं ये बड़ी कामयाबी है नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है तो? आप लोग लगातार कंप्लेन कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ की वो लगातार मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, पहले भी इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किए हैं, कुछ ऑर्डर शायद आपकी जानकारी में भी नहीं रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है जो हमें समझने की बात है, हम कभी ये नहीं चाहते कि कोई आदमी चुनाव की प्रक्रिया में रहकर जो नॉर्म्स हैं उसके आधार पर काम करे। हमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यहां तो इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। बहुत ही अहम ऑर्डर बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि कुछ लोग जानकार बता रहे हैं कि इससे नरेंद्र मोदी की मुश्किल थोड़ी बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ सैयद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए जमीनी हकीकत क्या है बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूरब पटेल, हमारे संवाददाता अहमदाबाद से। पूरब, ये बताइए कि जैसे ही ये बातें आम होती दिखाई दे रही कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ FIR दर्ज किया जा सकता है, क्या बाहर बातें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं? पूरब, आप तक हमारी आवाज आ रही है? अजय जी, जिस तरह से चुनाव आयोग ने सख्ती बरती है और कहा है कि मामला दर्ज होगा, उसके बाद हमने लगातार गुजरात के जो जी बिल्कुल जी बताएं। जी, हमने गुजरात बीजेपी के कई नेताओं से इस मामले में जानने की कोशिश की कि आखिरकार अब अगला कदम आप लोगों का क्या होगा, तो कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि जो भी कहा जाएगा अब दिल्ली में कहा जाएगा, क्योंकि मामला नरेंद्र मोदी का है। यही बात सामने निकल के सामने आ रही है। अब 6 बजे तक यहाँ के जो कलेक्टर है, जिला कलेक्टर अहमदाबाद के, उनको रिपोर्ट देनी है चुनाव आयोग को। वो अब क्या रिपोर्ट देते हैं वो देखना रहेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो मामला तो दर्ज होगा ही, लेकिन देखना यह होगा। जैसे हमने वकील की बात सुनी अजय जी, उनका साफ कहना था कि अगर नरेंद्र मोदी दोषी पाए जाते हैं तो 2 साल की सजा हो सकती है इस पूरे मामले में। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती है चुनाव आयोग की सख्ती को लेकर। बिल्कुल, धन्यवाद पूरब इस जानकारी के लिए। सिंह साहब, अगर देखें जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर अभी शिकंजा कसने की कोशिश है, क्या ये एक खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है? नहीं, मैं ये नहीं मानता। बताइए इलेक्शन कमीशन और क्या करे? इतना ब्लैटेंट वायलेशन अगर किसी एक्ट का हुआ है, और ये एक्ट है, ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ये क्लियर एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में 1951 सेक्शन 126B का वायलेशन। एक्चुअली ए का मुझे नहीं लगता इसमें वायलेशन है, क्योंकि वो पब्लिक मीटिंग नहीं थी, वो मीडिया को एड्रेस कर रहे थे। तो टेलीविजन से या सिनेमाटोग्राफी से अगर आप करते हैं तो वो सब सेक्शन बी में आता है। उसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं आपके व्यूअर्स के लिए।
नो पर्सन शेल डिस्प्ले टू द पब्लिक एनी इलेक्शन मैटर बाय मींस ऑफ सिनेमेटोग्राफ, टेलीविजन और अदर सिमिलर एपरेटस। जी, तो सीधा सा है कि टेलीविजन के थ्रू आपने आप बाकी सब करते, उसमें कोई ममानियत नहीं थी, हालांकि पब्लिक मीटिंग आप एड्रेस नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने एक सिंबल दिखाया और वो सिंबल इस तरह दिखाया कि दिखा रहे थे आप उंगली, और उंगली के नीचे दबी हुई थी कमल, जो कि कॉन्स्पिक्युअसली दिखाई दे रही थी, बिल्कुल हर आदमी को दिखाई दे रहा था। जी। तो वो कहीं इन्फ्लुएंस में आ जाएगा कि आपने इस तरह से इंटेंशन आपका था कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसके सजा का प्रोविजन सेक्शन 4 में है। तो सिंह साहब, अगर इसको जरा बहुत ही मोटे अंदाज में देखें तो क्या इसे यह माना जाए कि जिस कॉन्फिडेंस की बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि एनडीए अब वाकई में आता हुआ दिखाई दे रहा है सरकार के शक्ल में, ऐसे में अब कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, नहीं, तो ये क्या ओवर कॉन्फिडेंस था जो कि नरेंद्र मोदी कर गए? मुझे लगता है कि ये मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस है, जिसमें आप लॉस को भी नहीं तरजीह दे रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं। ये ऐसा कॉन्फिडेंस बड़ा खतरनाक होता है। मुझे याद है अभी बीजेपी के ही एमपी ने, कैंडिडेट ने, सोनिया गांधी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बीजेपी के कैंडिडेट है, उन्होंने कहा सोनिया की जमानत जब्त हो जाएगी। अब ये कॉन्फिडेंस है या मिस कॉन्फिडेंस है, मैं नहीं समझ पाता हूं। तो ये जो काज किया है मोदी ने, मोदी बहुत समझदार है इन मामलों में। इतना ग्रॉस वायलेशन जिसका कोई मतलब नहीं था, आप कमल दिखा के जो मैसेज दे रहे थे वो तो आप 1 महीने से दे ही रहे हैं। इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा अजय जी। आपने 435 आपको याद होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी का जो चुनाव था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ एक छोटी सी चीज पर रद्द किया था कि यशपाल कपूर प्रधानमंत्री कार्यालय में ओएसडी थे और उनके चुनाव एजेंट भी थे। और लंदन के टाइम्स अखबार ने उस अगले दिन सुर्खी लगाई थी उस जजमेंट पे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर सेक्ट ओवर ए ट्रैफिक टिकट, यानी इतना कम छोटा अपराध था कि जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव अवैध हो गया था और फिर इमरजेंसी लगी थी, वो पूरा इतिहास बदला था। तो अगर हम, जैसा अभी एनके सिंह साहब ने कहा कि जो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 है उसका और आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे तो फिर हम इस देश में आदर्श स्थिति नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल। श्रीकांत जी, एक तरफ आपकी पार्टी कहती है कि भाई हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपके किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कहते हैं कि भाई एनडीए की सरकार बन के रहेगी, और दूसरी तरफ एक ऐसी चीज जो कि किसी को समझ में नहीं आती, इसका करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। क्या ये माने एक्सीडेंटल सेल्फ गोल है? देखिए, रूटीन में जो सभी बड़े नेता होते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता अपना वोट कास्ट करने के बाद बाहर प्रेस के लोगों से मिलते हैं जी, कोई नई बात इसमें नहीं है जी, और एक दायरा होता है, उस दायरे के बाहर वो मुलाकात, वो मिले प्रेस के लोगों से जी। और जहां तक चुनाव आयोग का है, हम चुनाव आचार संहिता में विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का भी हम लोग सम्मान करते हैं, और जो चुनाव आयोग की तरफ से जो अभी तक हमको कोई जानकारी श्रीकांत जी, लेकिन एक बात बताइए, पत्रकारों से बातचीत तो हर बड़ा नेता करता है, लेकिन अपना चुनावी सिंबल वहां पर नहीं दिखाता ना, मामला यहीं पर आके फंस गया है। आप अपना चुनावी सिंबल मतदान केंद्र पर नहीं दिखाते। मैं इसमें पूरे मैटर को चुनाव आयोग देख रहा है, इसलिए तर्क वितर्क का कोई स्कोप नहीं है। मैं कहूं कि 100 मीटर के दायरे के बाहर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पटका लेकर घूम सकते हैं जी, आप टोपी पहन के घूम सकते हैं, आप झंडा लेकर बैठ सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। ऐसा कोई नहीं है कि आप वहां कोई सिंबल लेके या आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लेकर नहीं घूम सकते, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने कहा है, तो चुनाव आयोग जो भी हमसे सवाल पूछेगा उसका जवाब देंगे, उसमें कोई ज्यादा हमको दिक्कत नहीं है। चलिए राजीव जी, देखिए, अभी आपने कहा था खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो एक कहावत ये भी है, नहीं वो आपके लिए था भाई, बिल्ली के भाग से चीका नहीं फूटेगा, ये कहावत उनके लिए है फिर, है ना, बिल्ली के भाग से चीका नहीं फूटेगा, नंबर 1। देखिए नंबर दो अजय जी, मैं कहना चाहूंगा, पता नहीं, देखिए अब आप ही के पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता अहमद पटेल साहब पहले एक बयान देते हैं, उसके बाद उससे पलट जाते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम तीसरे फ्रंट की सरकार को समर्थन दे सकते हैं। इस पे भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले इस पे आ जाए मोदी जी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि क्या ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे है, मोदी जी वाले, चलो ये नहीं तो कम से कम मोदी जी को खरोच तो मारी दे। पहले मोदी जी वाले मामले पे आ जाए जी। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दो शब्दों का, हिंदी के दो शब्दों का जो है ना, उनको उससे भ्रमित हो गए हैं और उसके शिकार हो गए हैं। वो दो शब्द है अहम और वहम। अहम से मतलब ये है मेरा यहाँ कि मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनसे विद्वान, उनसे काबिल, उनसे डेमोक्रेटिक, उनसे बढ़िया लीडर कोई पूरे देश में नहीं है। ये उनका अहम है, ये इनका अहंकार है। उस अहंकार की वजह से उनको ये वहम हो गया कि 2014 में वो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो वो वहम में न रहे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यूपीए 3 करेगी
और यूपी 3 करके अब इसमें तो अब ये मिसप्लेस कॉन्फिडेंस आपका भी है, बुरा मत मानिएगा। आपके खुद के नेता मान चुके हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको खुद राजीव 2009 का एग्जांपल देता हूं। चलिए देखिए, अब इस बारे में तो चुनावी विश्लेषण है, देखिए सुनिए। नहीं, आपका विश्लेषण हो सकता है, हम आते हैं आपके पास राजीव जी। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल हम आते हैं आपके पास राजीव जी, और भारतीय जनता पार्टी को 116 सीट मिली, दोनों की मिलाकर। मैं अभी गुजरात के मुद्दे पर ही आता हूं, उस पर हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। वैदिक साहब, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है मोदी जी का? मोदी जी दरअसल ये मान चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं, शायद हो सकता है रोज इन सपने में शपथ भी ले रहे हो। ये जो घटना आपने अभी दिखाई जी, सिर्फ इसको दिखा के हम ये कहें कि ये मोदी के ओवर कॉन्फिडेंस का प्रतीक है जी, ये तो आवश्यक नहीं है। जो कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है उनका, रोज बोल रहे हैं जी, उससे प्रकट है उनका कॉन्फिडेंस। ये मुझे लगता है कि उनको शायद ध्यान नहीं रहा, या नियम का कोई जैसे सावधानी रखनी चाहिए वो नहीं रही। वैदिक साहब, ऐसे मझे हुए नेता जो कि 3 बार तो खुद चुनाव जीत चुके हैं विधानसभा के, जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो, उनसे ऐसी चूक हो जाए। 3 बार चुनाव के दौरान ऐसी हरकत कर चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 7 तारीख को, जब पहले चरण का चुनाव था, तब अपना मैनिफेस्टो जारी किया। फिर जिस दिन चुनाव बनारस में अपना मैनिफेस्टो किया, उस दिन भी पूरा राजीव जी, उस पर तो बुरा मत मानिएगा। तीसरी एक्टिविटी है, आप लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राहुल गांधी के नॉमिनेशन में आप लोगों ने भी 4 घंटे का एयर टाइम खाया था। क्या एयर टाइम के बाद बहुत कुछ कर चुके हैं। सीरियस एक्ट की उम्मीद की जाएगी, नहीं की जाएगी? नहीं, आइए जरा गुजरात की बात करते हैं। आपको हम यहां पर दिखाएं कि दरअसल गुजरात, जिसे लेकर इतनी बातें आम और चर्चा में खास हैं, कि आखिरकार गुजरात की स्थिति क्या है। अगर हम 2009 के आंकड़े देखें तो गुजरात में 26 सीटें हैं, जिनमें से 15 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 11 कांग्रेस के पास। यह अपने आप में बहुत कुछ इंगित करता है। और साथ ही साथ यहां पर अगर नरेंद्र मोदी की बात मानी जाए तो 26 में से 26 का आंकड़ा पाना चाहते हैं। क्या वाकई में यह संभव है? आइए चर्चा इस पर शुरू करते हैं। सिंह साहब, अगर हम गुजरात की बात करें, जिस तरीके से 26 का आंकड़ा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन 2009 में नहीं हो पाया था वहां पर भारतीय जनता पार्टी का, जबकि उनकी सरकार वहां पर थी। इस बार चाहे जो भी आप प्रदर्शन की बात कहें, मोदीमय होता हुआ गुजरात भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से है, लेकिन क्या 26 में से 26 हो सकता है? अगर आप पूरा इलेक्टोरल हिस्ट्री देखें तो गुजरात का एक बिहेवियर रहा है। असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वोट का गैप करीब 10% हो जाता है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में करीब 4% रहता है जी, मतलब कि बहुत क्लोज रहता है। पर इस बार चूंकि कांग्रेस का स्टॉक काफी नीचे है और ये बाइपोलर कंटेस्ट है जी, इसमें 2 ही है, तीसरा ध्रुव कोई है ही नहीं है, कोई मायावती नहीं है, कोई मुलायम सिंह नहीं है। लिहाजा अगर ये 3% और गिर जाता है तो आप ये मान के चलिए कि 26 की 26 अगर मोदी क्लेम कर रहे हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि एफपीटीपी सिस्टम में अगर जो जरा सा भी ज्यादा पाता है वो सारी सीटें ले जा सकता है, विनर्स टेक इट ऑल, ये इसका स्टॉक लॉजिक है। ऐसे में अगर ये 3% और नीचे आ जाता है तो हो सकता है 1-2 सीटें शायद मिल जाए, लेकिन जिस तरह का माहौल है गुजरात में, हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी काफी अच्छा करेगी, क्योंकि बाइपोलर अरेंजमेंट है और 4% पिछली बार भी कम रहा है। इस बार अगर 7% हो गया तो ये सारी चीजें निकल। बिल्कुल कृपाल साहब, अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल जी ने वहां जाकर बहुत सुर्खियां बटोरी। ऐसा लगा कि शायद वहां पर एक तीसरा फ्रंट खुल सकता है, जो कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बन जाए। क्या माना जाए कि एकदम साफ हो चुके हैं? आम आदमी पार्टी वहां से साफ अस्तित्व प्रभाव नहीं लगता। लेकिन अभी एनके सिंह साहब जो कह रहे थे, एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि जब से नरेंद्र मोदी दिल्ली से गांधीनगर गए हैं, बीजेपी की सीटें लगातार कम हुई हैं, अगर आप पिछली तुलना करें तो। और 2004 में 14 और 2009 में 15 सीटें वो जीते थे। और अभी भी 7-8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। जहां तक विधानसभा चुनावों का ताल्लुक है, उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत कम सीटें मिलती हैं और उनको बहुत स्पष्ट बहुमत मिलता है, और 3 बार से वो भी हुआ है। लेकिन लोकसभा में ये अभी तक साबित नहीं हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी 20 की संख्या को कूदी हो। तो ये अहम मुद्दा है। श्रीकांत जी, मैं एक सेकंड, श्रीकांत जी से जरा इस बारे में वाकई में चर्चा जरूरी है, क्योंकि आखिरकार 26 से 26 का आंकड़ा उन्हीं का है। भारतीय जनता पार्टी तो 543 से 543 बता सकते हैं, भले 400 में लड़ रहे हो वो तो बता सकते हैं। श्रीकांत जी, राजीव जी आज फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। आज लगता है कि उन्होंने एकदम तय कर लिया है कि आज आपके साथ 2-2 हाथ करके रहेंगे। 26 में से 26 गुजरात। देखिए, उनका कोई कसूर नहीं है जी। जब दीपक की जो है ना, जब दीपक बुझने के कागार पे होता है तो वो बड़ी तेज लौ के साथ फड़फड़ाता है। दीपक तो कांग्रेस की स्थिति कमोबेश ऐसी है, वो फड़फड़ा रहा है। दीपक की लौ फड़फड़ा रही है क्योंकि वो बुझने वाला है, क्योंकि 10 साल से इन्होंने देश की जनता को लूटा है, देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। और जो जनता इनसे सवाल पूछना चाहती है, उन सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। इसीलिए
तर्क वितर्क कुतर्क के सहारे अपना समय पास करना। अच्छा श्रीकांत जी, आइए जरा मुद्दे पर वापस आते हैं। गुजरात 26 में से 26, क्या यह वाकई में संभव है? क्या आप लोग नहीं मानते कि गुजरात में ऐसे भी कम से कम 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स या उससे भी ज्यादा, दरअसल 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें कि खास करके जो ट्राइबल एरिया है वहां पर बहुत दिक्कतें हैं आपके लिए। वहां पर मोदी सरकार के तथाकथित तौर पर विकास मॉडल के आधार पर कोई काम नहीं हो पाया है। पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की वहां पर पैठ हमेशा अच्छी रही है, सोनिया गांधी का वहां पर काफी वर्चस्व रहा है और इस बात को तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मानते भी रहे। देखिए, गुजरात नहीं पूरे देश भर में इस बार मोदी जी के नाम की बात करिए आप। और गुजरात से हम आते हैं। गुजरात में तीसरी बार मोदी जी मुख्यमंत्री बने हैं। गुजरात की जनता जानती है कि मोदी जी के काम को सब लोग बहुत नजदीक से जानते हैं, तो इसलिए 26 की 26 सीटों पर हम लोग जीतेंगे और 16 तारीख को रिजल्ट आपके सामने होगा। इसमें कहीं कोई नहीं, बिल्कुल 16 तारीख को श्रीकांत जी 26 नहीं जीतेंगे जी। 16 तारीख को 26 में 26 के आंकड़े पर आपसे जरूर बातचीत होगी। राजीव जी से पहले की ब्रेक लो थोड़ा सा। अजय जी, श्रीकांत जी शायद भूल रहे हैं कि 98 से लेकर के आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनावों में हर बार परसेंटेज ऑफ वोट कम हुआ है, कम होता चला गया है। और पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 170 सीटों पर जमानतें जब्त हो गई थी, जमानत जब्त हो गई थी बकायदा, और कांग्रेस पार्टी 144 सीट पे नंबर 2 पे रही थी पूरे देश में। रही बात गुजरात की, तो गुजरात में मेरे मित्र ये भूल रहे हैं कि जिस तरह से अडानी से लेकर के जो पार्टी अडवाणी की फिलॉसफी पे चलती थी, वो अडानी की फिलॉसफी पे आ गई गुजरात में। और अडानी से लेकर के जिस तरह उद्योगपति को पूरा गुजरात गिरवी रखा है, वो जनता वहां की देख रही है। और उसी की वजह से इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि आप लोग मान रहे हैं कि अडवाणी जी की फिलॉसफी पर बीजेपी चलती थी, 100%। और वो फिलॉसफी भी देश को तोड़ने वाली फिलॉसफी थी। आज अडानी को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गंभीर है और उसको गुजरात कौड़ियों के दाम पे उन्होंने दिया है, तो निश्चित रूप से जनता उसको भी देख रही है। गुजरात के लोग बहुत स्मार्ट हैं, वो जानते हैं। अच्छा चलिए, मैं आपसे पूछता हूं, इस बार लोकसभा के चुनाव में पूछता हूं, 11 सीट हमारी पिछली बार थी, इस बार हमारी सीट निश्चित रूप से 11 से ऊपर आएंगी। चलिए 11 से ऊपर आएगी। हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, वापस आते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे दरअसल उत्तर प्रदेश में क्या है हाल, क्या है उत्तर प्रदेश में इस बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके सोनिया गांधी के क्षेत्र की जानकारी भी आपको देंगे, बने रहिए हमारे साथ। प्रायोजक प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स, टचिंग लाइफ एवरी डे। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नस्तु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पेश है LG रेफ्रिजरेटर्स विश्व की पहली एवरकूल टेक्नोलॉजी के साथ। अब नए स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ 36% तक एनर्जी की बचत करें। अरे तुम खेत पे नहीं गए? शहर जा रहा हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने। रोज का आना जाना, तुम्हारे फसल को कीड़े खा जाएंगे। कोराजन है ना, इसीलिए बार बार खेत में नहीं जाना पड़ता। पेश है डुबॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। बच्चों को पढ़ा रहे हो? नहीं, सीख रहा हूँ अंग्रेजी। डुबॉन्ट कोराजेन जिंदगी बदल दे। वारदात की रात कहाँ थे तुम? मैच देख रहा था। उस रात पूरे शहर में ब्लैकआउट था। मैच कैसे देखा? ATM पे। ATM पे? अरे मेरे पास पेप्सी IPL का ATM है, एनी टाइम मैच मोबाइल पर। दिखाना। Download Next GTV now or SMS MyTV to 58888 and turn your mobile into Pepsi IPL का ATM।
Get ready to experience the great summer unwind at Imagica, where stories come alive. Book tickets at adlabsimagica.com. लोकसभा चुनाव में किसकी होगी जीत? देखिए आपका वोट, आपकी सरकार, सिर्फ न्यूज नेशन पर। प्रेजेंटेड बाय घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पावर्ड बाय प्रतीक ग्रुप, क्रिएटिंग लैंडमार्क्स, सेटिंग बेंचमार्क्स। शाहरुख कोई ऐसा वैसा बकरा नहीं है, स्पेशल है, फरिश्ता है वो। कालिया तो है शाहरुख का बाप। अफसर, दागी नेता, बेखौफ अपराधी, खोखले दावे, जनता ने सब देखा अब तक, अब दिखाएगी वोट की ताकत। वोट दो, देश बदलो। न्यूज नेशन द्वारा जनहित में जारी। ना रह पाऊं मैं तेरे बिना, बोल तुझे ले जाऊं मैं कहां। ये खेल नहीं हसीनों का, कब तक तुझे समझाऊं मैं। It's great to be me. Mahindra Centura. लोकतंत्र के महापर्व पर वोटरों ने दिखाई ताकत। गुजरात, बिहार और पंजाब में 3 बजे तक 50% से ज्यादा मतदान। वोटिंग के बाद कमल निशान दिखाने पर फंसे नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। अमेठी में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के नारे दिल मांगे मोर की उड़ाई खिल्ली। गांव की महिलाओं के साथ लगाई चौपाल। प्रियंका गांधी से राखी सावंत की तुलना करने पर उमा भारती को प्रदीप जैन का जवाब। कहा, सिर्फ बातें बनाना जानती हैं उमा भारती। और मनीष तिवारी ने नितिन गडकरी से मांगी माफी। कोर्ट में दाखिल किया माफीनामा। आदर्श सोसाइटी में गडकरी के फ्लैट होने का किया था दावा। प्रेजेंटेड बाय घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पावर्ड बाय प्रतीक ग्रुप, क्रिएटिंग लैंडमार्क्स, सेटिंग बेंचमार्क्स। ये है न्यूज नेशन नेटवर्क और आप देख रहे हैं चुनाव की महाकवरेज अजय कुमार के साथ। अब से कुछ ही देर में 7वें चरण का मतदान भी खत्म होता हुआ दिखाई देगा और इसके साथ ही 400 से ज्यादा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया खत्म होती हुई दिखाई देगी। आइए अब जरा चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चाएं आम हैं, आप समझ सकते हैं कि कौतूहल कितना ज्यादा है। तो आइए आपको दिखाएं कि 2009 की स्थिति क्या थी उत्तर प्रदेश की। उसके साथ साथ आप अंदाजा लगा पाएंगे कि दरअसल यहां इतना घमासान क्यों मचा हुआ है। कांग्रेस ने 21 सीटें हासिल की थी 2009 के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें हासिल की थी यहां पर। बीएसपी 20 सीटें यहां पर हासिल कर चुकी थी। समाजवादी पार्टी 23 सीटें और अन्य के खाते में 6 सीटें यहां पर आई थी। अगर इस आंकड़े को आप सामने देखें, इसी से आप समझ सकते हैं कि दरअसल यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर फायदा पहुंचाने की कोई बात है या फिर बहुत ज्यादा गेन हासिल करने की स्थिति है तो यहीं पर है, क्योंकि 80 सीटों में से 10 का आंकड़ा पहले था। अगर यह आंकड़ा 50 के आसपास पहुंच जाता है, जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी लगातार करती चली आ रही है, तो वाकई में इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती। तो आइए जरा उत्तर प्रदेश की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपको जानकारी देंगे कि दरअसल उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है फिलहाल इस वक्त। हमारे साथ उन्मुक्त मिश्रा हमारे संवाददाता मौजूद हैं, रतीश हमारे साथ मौजूद हैं और अभी आपके साथ और जानकारी भी हम आपको देंगे। उन्मुक्त, ये बताइए कि जिस इलाके में अभी आप मौजूद हैं वहां पर अभी स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल अजय जी, देखिए जिस इलाके में मौजूद हूँ ये बिल्कुल पॉश इलाका है, राजभवन से लगा हुआ इलाका है ये, और इस यहीं पर मायावती से लेके रीता बहुगुणा जोशी, खुद राज्यपाल, सब लोगों ने यहीं पर वोट डाला था। और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, वोट डालने के लिए आ रहे हैं, भीड़ है। तो ये हालांकि बहुत लंबी लाइनें नहीं है, लेकिन जिस तरीके से और लखनऊ में जिस तरीके से इस बार वोटिंग हुई है, चुनाव आयोग का खुद ये कहना है कि जब तक 6 बजेगा पूरी उम्मीद है चुनाव आयोग को कि इस बार वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे।
देखिए 1977 में 56% वोटिंग हुई थी, वो वही वोटिंग सबसे ज्यादा अभी तक हुई है। उसके अलावा कभी भी लोकसभा चुनाव में उससे ज्यादा लखनऊ सीट पर वोटिंग नहीं हुई। लेकिन जो अभी तक का है कि 5 बजे तक ही लगभग 55-56% पहुंच रही है वोटिंग। हालांकि चुनाव आयोग ने भी पूरी तरह से आंकड़ा साफ नहीं किया, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग का यह कहना है कि वोटिंग इस बार रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है। बिल्कुल, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतलब हर जो जितने भी ज्यादा वोटिंग हो रही है, तो हर जितना भी सियासी दल है सबकी नजर यह है कि अब उसका फायदा किसको मिलने वाला है। बिल्कुल, और यही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। धन्यवाद उन्मुक्त इस जानकारी के लिए। कुमार साहब, अगर देखा जाए लखनऊ की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी यहां से खड़ा हुआ करते थे, उसके बाद यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही जरूर, लेकिन हमेशा डाउडोल स्थिति यहां पर बनी रही। अगर हम आज की बात करें, राजनाथ सिंह वहां पर पूरा दमखम लगा चुके हैं, गाजियाबाद से निकलकर वहां पहुंचे। क्या वाकई में आप मानते हैं कि इसे आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर गरिमामयी सीट मान सकते हैं, या बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है राजनाथ सिंह जी को यहां पर? देखिए, इस तथाकथित हवा में जबकि मोदी साहब की सुनामी आई हुई है, 10 दिन से निकले नहीं हैं राजनाथ जी लखनऊ से बाहर, और कोई गली दरवाजा, कोई गली ऐसी बची नहीं जिसकी खाक ना छानी हो। और जो सिंधियों के वोट हैं उस तक के लिए अडवाणी जी से सिफारिश करवा ली है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कड़े चने चाबने पड़ रहे हैं राजनाथ सिंह को। अगर वाकई उनके लिए ये एक वॉकओवर होता तो मुझे लगता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिस गरिमा की आपने बात की, वो शायद इतनी मशक्कत ना करनी पड़ती। और दूसरी चीज ये है कि वो इसलिए गए थे गाजियाबाद से कि उसे बहुत श्योर शाट सी वो मान रहे थे कि चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सीट रही है, इसलिए मेरे लिए भी बहुत आसान होगा, उसी अंदाज में लोग मुझे भी अपना लेंगे। लेकिन काश ऐसा हो नहीं रहा है। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ राजीव जी, एक सेकंड आ रहा हूँ आपके पास। अगर हम कानपुर की भी यहाँ पर बात कर लें, दोनों शहर 80 किलोमीटर के फासले पर हैं, वहां पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। नहीं, दोनों के मिजाज में अंतर है, क्योंकि सोशल कंपोजिशन अलग अलग है। एक शिया का बड़ा तबका है वहां पे जो सुन्नियों से अलग वोट करता है। कानपुर की जहां तक बात है, मैं आपको छोटा सा किस्सा बता दूं। SM बनर्जी वहां पे 6 टर्म रहे, आजादी के बाद से कम्युनिस्ट नेता होते थे जी। उनका एक तरीका था, जब भी किसी ने घंटी बजाई तो एक दाल का कटोरा अपने पास रखते थे घर में, ड्राइंग रूम में, और वो फटाक से उसमें हाथ डालते थे और वही लिए पहुंच जाते थे दरवाजा खोलने। और जैसे ही उससे पूछा कैसे आए, उसने कहा साहब पुलिस ने तंग किया है, कहते चलो अभी चलते। वैसे तो खाना खा रहे थे लेकिन अभी चलते हैं। अब वो बिल्कुल इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता था। तो लोकल टच वहां पे बहुत मैटर करता है। श्री प्रकाश जायसवाल का वहां पे लोकल टच काफी ज्यादा है। बिल्कुल, मुरली मनोहर जोशी के बारे में ये रेपुटेशन है कि वो जब कोई आता है उनसे मिलने तो भगा दिया जाता है, अरे भाई इतने बड़े नेता से तुम यही बुला लाओ, यही बुला लाओ। ये प्रॉब्लम है जोशी की, और ये मैसेज वहां पे काफी कुछ गया है। तो टफ फाइट है। हम ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि मोदी का कुछ भी है तो मोदी का एक प्रभाव है, लेकिन फाइट बहुत टफ है। और श्री प्रकाश जायसवाल का लोकल टच वहां पे काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल वैदिक साहब, अगर जोशी जी की बात करें तो सबसे पहले तो इस बात को लेकर आहत होते रहे कि वाराणसी उनसे छीन ली गई। हालांकि वाराणसी में उन्होंने कितना काम किया इसको लेकर वहां पर वाकई में बड़ा असंतोष है, जो कि कई बार वहां पर जाकर हमने खुद भी देखा। और सिर्फ 17,000 वोट से जीते थे पिछले इलेक्शन में, जो कि एकदम टच एंड गो की स्थिति थी उनके लिए। अब कानपुर में वहां पहुंचकर न तो बहुत मन से, ऐसा माना जा रहा है, वहां पर स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ा मन से प्रचार भी नहीं किया उन्होंने। क्या स्थिति दिख रही है आपको उनकी? मुझे लगता है ये है कि एक तो मोदी की लहर का असर पड़ेगा, दूसरा मोदी जब खुद कानपुर गए तो उन्होंने मनोहर जोशी के पांव छुए आम सभा में, उससे वो बात थोड़ी सी धुल गई कि मोदी और जोशी में अनबन है जी। तीसरी बात, जायसवाल के बारे में, वो जो कोयले का मामला है वो आम जनता भी जानती है कानपुर की, और उसको खूब जम के उठाया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है। तो इन तीनों चारों फैक्टर्स को मिलके मुझे लगता है कि जोशी जी को मुश्किल तो हो रही है निश्चित रूप से जी, लेकिन शायद खतरा नहीं है। चलिए, मैं अभी आपके पार्टी के अध्यक्षा के बारे में पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा दूं, उसके बाद हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बहुत जरूरी है लखनऊ और कानपुर के ऊपर, साथ ही में करेंगे ना विजय जी। बस एक ही सेकंड त्यागी जी, बस एक मिनट रुक जाइए। आइए एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रायबरेली में सोनिया गांधी न सिर्फ अपनी किस्मत आजमा रही है बल्कि अपने वर्चस्व को पूरी तरीके से स्थापित करने की कोशिश भी कर रही हैं। आइए अब आपको दिखाएं कि रायबरेली में क्या आलम रहा आज दिन भर। क्या रायबरेली में सोनिया गांधी को वॉकओवर मिला है? उनकी जीत क्या महज औपचारिकता है? बस जीत के अंतर का फैसला होना बाकी है। ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए रायबरेली की जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ है।
इस सीट पर गांधी परिवार का असर बहुत गहरा है। सीट से परिवार का रिश्ता ऐसा कि प्रियंका गांधी सक्रिय सियासत तो नहीं करती, लेकिन रायबरेली के रण से मोदी पर जुबानी तीर जरूर चलाती हैं। ऐसे तीर कि तिलमिलाए विरोधियों को जवाब देना पड़ता है। इलाके के वोटरों से बातचीत में इस इमोशनल जुड़ाव का एहसास भी होता है। मात्र सोनिया के पीछे खड़ा है और किसी के साथ नहीं है। यहाँ पर कभी किसी की कोई की जमानत बचती नहीं है और अब की भी नहीं बचेगी। अब की मार्जिन भी सोनिया जी का काफी बढ़ेगा। गांधी परिवार के द्वारा ही हुआ है। एक बार इंदिरा जी को हमने लोगों ने हरा के राजनारायण जी को जिता के गलती कर चुके हैं और उनके पीरियड में रायबरेली में जो कारखाने लगे थे वो और बिल्कुल खत्म ना के कगार पे हो गए, बिल्कुल बंद हो गए। वैसे जब मुकाबला होता है तो चर्चा प्रतिद्वंदियों की जरूर होती है, लेकिन जो उम्मीदवार मैदान में है वो कहीं से भी सोनिया के कद के नहीं लगते। समाजवादी पार्टी ने यहां अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा है। बीजेपी की तरफ से अजय अग्रवाल, बीएसपी से प्रवेश सिंह और आम आदमी पार्टी से अर्चना श्रीवास्तव मैदान में है। कोई चर्चित चेहरा नहीं उतारा है। जैसे थी उम्मीद की कोई चर्चित चेहरा आएगा यहाँ से। उमा भारती की चर्चा थी, कल्याण सिंह की चर्चा थी, ऐसा कोई कैंडिडेट आया नहीं। उम्मीदवारों की काबिलियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार अपनी संभावनाओं को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। मोदी को लोग प्रधानमंत्री घूमना चाहते हैं और मेरे से मजबूत कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता। मैंने 2005 में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई करी है सोनिया गांधी के खिलाफ और मैंने वो एविडेंस रखा है कि जो कोई कह नहीं सकता था उस वक्त। अजय अग्रवाल का कॉन्फिडेंस काबिले तारीफ है, लेकिन उनके आत्मविश्वास पर भरोसा करना जरा मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि रायबरेली का जो चुनावी मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश के सियासी मुद्दों से कुछ अलग है, लिहाजा यहाँ का जो चुनाव है वो कुछ अलग खड़ा दिखाई देता है। ऐसे में वोटर किस निर्णय पर रायबरेली में पहुंचता है ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन फिलहाल चुनाव का मूड वहीं खड़ा है जहां देश के बाकी सियासी मुद्दे खड़े दिखाई देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, रायबरेली। और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं रायबरेली। मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मधुरेंद्र, अब मतदान की प्रक्रिया लगभग खत्म होने को आती दिखाई दे रही है और ऐसी सूरत में रायबरेली में क्या ये सिर्फ एक तरफा कॉन्टेस्ट है जहां सोनिया गांधी के खिलाफ शायद ही कोई उम्मीदवार मजबूती से खड़ा भी होता दिखाई दे रहा है? देखिए, उम्मीदवारों की कमी, खास तौर पे अगर दमदार उम्मीदवार की बात करें तो उसकी कमी कहीं न कहीं रायबरेली के लोगों को खलती रही है। लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो परिवर्तन की बात कह रहा है, एक ऐसा तबका भी है जो कह रहा है कि चेंज के लिए भी वोट करना है और ऐसे लोगों की कमी नहीं है। रायबरेली के तमाम इलाकों में मैंने देखा है। यही दरअसल जो एक फीलिंग है रायबरेली के एक तबके में, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या उतने ही मतांतर से फिर से यहाँ से सोनिया गांधी जीतेंगी या उनके जीत का अंतर कम होगा। यही एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब को ढूंढने की कोशिश आज के मतदान में की जा रही है। सुबह से जो मतदान का प्रतिशत रहा वो आकर 5 बजे तक लगभग 48% पर खड़ा है। 1 घंटे में अगर कुछ मतदान हुए तो पिछला रिकॉर्ड जो है वह टूटेगा, जो कि काफी कम था, 48.33%। और फिलहाल मैं आपको एक दृश्य जो है अपने पीछे भी दिखा दूं मतदान केंद्र का। यहाँ काफी संख्या में लोग खड़े हैं जो अलग अलग पार्टियों से थोड़े जुड़ाव रखने वाले लोग भी हैं। लेकिन थोड़ा अगर हम दिखाऊं तो जो दिन में बिल्कुल ही मतदान बंद सा था वो थोड़ा सा चल रहा है और पीछे जो हमारे मतदान केंद्र है और उसमें छिटपुट लोग अभी भी जा रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। ये रायबरेली का मेन सेंटर कह सकते हैं, एक तरह से इंटरमीडिएट कॉलेज है जिसके भीतर हो रहा मतदान यहां पर है। तो ये दृश्य है रायबरेली का फिलहाल। और मैं जो कुछ लोग यहां खड़े हैं उनसे भी बात कर लेता हूं कि क्या मुद्दे आखिरकार जो है वो रायबरेली में है। आप लोगों से मैं जरा जान लेता हूं कि आखिरकार किन मुद्दों पर रायबरेली के लोगों ने मतदान किया है। ये बताइए, आपने जो मतदान किया मुद्दे क्या थे, जहन में किस तरह के सवाल थे? रायबरेली में सोनिया जी की लहर है और उस लहर में जो है थोड़ा सा अंतर आया है। हार जीत का फैसला कम हुआ, लेकिन जीत की संभावना उन्हीं की है। चलिए बताइए, जीत की संभावनाएं बता रहे हैं आप, कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितने मुद्दों को आप देखते हैं रायबरेली में खड़े हैं? देखिए, रायबरेली में विकास का मुद्दा तो है ही है, लेकिन साथ में रायबरेली का लगाव जो है सोनिया गांधी से व्यक्तिगत रूप से। तो ये दरअसल कह सकते हैं कि एक तरह से लोगों की फीलिंग है जो लोग रख रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद मधुरेंद्र इस बातचीत और जानकारी के लिए। आइए अब आपको दिखाते हैं और साथ साथ उससे पहले जरा एक छोटी सी टिप्पणी। श्रीकांत जी, मजबूत और दमदार उम्मीदवार रायबरेली से आप खड़ा कर सकते थे ना? यही हाल अगर हम कहें अमेठी के लिए भी, स्मृति ईरानी आखिरी मोमेंट पर चूज की गई। ऐसा क्यों है कि अमेठी और रायबरेली के लिए आप लोग का विशेष प्रेम रहता है? अजय जी, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। 80 की 80 जो लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण सीटें हैं और मैं थोड़ा सा बड़ा स्टेट है, मुझे एक कुछ सेकंड का समय दीजिएगा जी। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से एक खतरनाक कॉकटेल काम कर रहा है, सपा बसपा आरएलडी, और जनता इनसे अब मुक्ति चाहती है। जनता वहां गुड गवर्नेंस चाहती है।
और ये लोग अपराध करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और एक सांप्रदायिकता का जो एक आडंबर इन्होंने बना रखा है, सेकुलरिज्म के बंकर में जाकर छुप जाते हैं। आपका ये मुद्दा है, जहां तक आप मजबूत उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, जहां तक आप मजबूत उम्मीदवार की बात कर रहे हैं जी, स्मृति ईरानी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं जी, सोनिया गांधी के सामने बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। आपको नाम भी नहीं याद हमारा कोई उम्मीदवार कमजोर नहीं है। यही मैं कह रहा हूं, जो राष्ट्रीय नेता है, हम लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, छोटी सी गुजारिश है, राष्ट्रीय बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता हैं उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं होगी कि दरअसल रायबरेली से कौन उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का। और अगर स्मृति ईरानी से पहले वहां पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ठोस उम्मीदवार वहां है ही नहीं। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली और अमेठी में कोई मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश भी नहीं की है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका आकलन करना आपका अधिकार क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मैंने रखा है, हमारे दोनों उम्मीदवार बहुत मजबूत हैं और इस बार आपको जो रिजल्ट आएंगे वो चौंकाने वाले दिखेंगे। अजय जी, ये भी पूछ लीजिए क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते? जाहिर सी बात, चलिए मुझे लगता है कि इसका जवाब श्रीकांत जी आपको देना चाहिए। कुरबान अली साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली में मोदी साहब प्रचार करने का क्यों नहीं मन बनाते? बड़ा मजा आ जाता अगर वहां पहुंचते तो। अजय जी, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे देश भर में 15 सितंबर से लेके जी और जो 10 मई तक का उनका जो शेड्यूल है उसमें टोटल उन्होंने 5827 मीटिंग्स का हमारा अभी तक तय हुआ है। पूरा देश घूमा है, पूरे देश में भ्रमण किया है और उत्तर प्रदेश हमारा प्रिय प्रदेश है, वहां हम पहले से ही कैंपेन कर रहे हैं, पहले से ही हमारी रैलियां हो रही हैं। जहां तक ये मेरे मित्र कह रहे हैं इनकी इच्छा भी हम बहुत जल्दी पूरी कर देंगे। नहीं तो अगर 1-2 दिन में आप वहां रैली देखेंगे मोदी जी की। अगर 12 तारीख से पहले एक रैली, 7 तारीख से पहले एक रैली अमेठी में हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। 100 रैली रोज। देखिए अभी एक बात कही अजय जी, श्रीकांत जी ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी का झूठ फैलाने का तरीका बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा कि 5827 रैली हम लोग पूरे देश में कर रहे हैं। मीटिंग रैली हम मीटिंग वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इनकी तरफ से, तो हर मीटिंग को नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो है ही नहीं, कहीं बैकफुट पे सब जगह। तो आपके यहाँ भी तो राहुल गांधी की मीटिंग, हमारे सारे लीडर्स लगे हुए, सब लीडर्स लगे हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के अलावा चौथे का नाम बता दीजिए। देखिए ऐसा गांधी परिवार को हटाकर ऐसा है, प्रत्येक हमारा केंद्रीय मंत्री जिसकी जहां एक सेकंड का मुझे समय दीजिए, एक सेकंड। जी बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास श्रीकांत जी। नहीं अच्छा चलिए, आप अगर कह रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कितनी रैली हुई बता दीजिए। मनमोहन सिंह साहब 3 जनवरी 2014 को ये कह चुके हैं कि मैं संन्यास ले रहा हूं तो सार्वजनिक जीवन से, और निश्चित रूप से वो अभी तो प्रधानमंत्री है, बहुत बेहतर तरीके से कर चुके हैं, इसमें कहीं लेकिन मुझे आप समय दीजिए कानपुर और लखनऊ पे बोलने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश डिस्कस कर रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसा क्यों होता है कि आप चाहे सारे राजनीतिक दल कन्वीनियंट मुद्दों पर ही बात करना पसंद करते हैं, जो चुभते हुए सवाल होते हैं उस पर आप चाहे श्रीकांत जी आप दोनों बिल्कुल एक हो जाते हैं। उन्होंने भी बड़ी आसानी से किनारे कर दिया कि मजबूत उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े करते। आप भी बड़ी मजबूती से कह दे रहे हैं कि हर कोई प्रचार करता है। और बताइए ना चौथा नाम। अजय जी, क्या आज तक ये कभी भी मैं किसी मुद्दे से भागा हूं आपके साथ? मैं 10 नाम गिरा दूं आपको, मैं 10 नाम गिरा दूं आपको। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी टीवी पर दिखाई देते हैं, बाइट देते हैं टेलीविजन को, लेकिन कोई रैली करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं। देखिए सलमान खुर्शीद साहब लगातार उत्तर प्रदेश में हैं और जिस दिन से उनका चुनाव खत्म हुआ उस दिन से पूरे देश का दौरा कर रहे हैं सलमान खुर्शीद। गुलाम नबी आजाद साहब सभा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा हमारे जनार्दन द्विवेदी साहब सभा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मोतीलाल वोरा जी की जहाँ जरूरत है वो जा रहे हैं। बीजेपी में वैसे गिनाना शुरू कर देगी कि तमाम नेताओं के भाषण हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो हवाई प्रचार है, जो तथाकथित तौर पर टेलीवाइज्ड प्रचार है, ये तो आपके यहाँ भी 3 लोग कर रहे हैं, उनके यहाँ एक आदमी है। टेलीवाइज प्रचार में तो एक चीज मैं कह सकता हूं कि देखिए आप जिसकी टीआरपी बढ़ेगी वो दिखाएंगे आप। नहीं ऐसी बात नहीं है, बुरा मत मानिएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोज दिन SMS आता है, मैं इस बात को तो साफ कह सकता हूँ। ये तो दिखा दो, बताओ। देखिए सुनिए, राहुल गांधी को दिखा, लोग बाग देखना चाहते हैं, मोदी ऐसी बातें ना करें आप। मैं इस बात को लेकर एकदम देखिए, इस बात को लेकर तो मैं हर पार्टी के साथ कह सकता हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी का आज हर पत्रकार के पास SMS आता है, कृपा करके हमारे भाषण को लाइव काटें। मैं अपने नेताओं के नाम गिना चुका हूं जो चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और इवन जो हमारे मीडिया के लोग बाग हैं, जो प्रवक्तागण हैं, वो भी चुनाव प्रचार में लगे हुए सब लोग बाग। उसमें राज बब्बर भी है, राशिद अलवी साहब भी हैं, उसमें मीम अफजल साहब भी हैं, ये सब लोग बाग चुनाव प्रचार में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप आ जाएं तो उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से अगर आप देखेंगे
तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से सीट बदल रहे हैं, जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी जी ने सीट बदली है, जिस तरह कलराज मिश्रा जी को उठा करके इन्होंने दूसरी तरफ फेंका है, तो इसका मतलब कहीं कोई लहर आंधी भारतीय जनता पार्टी की है नहीं, ये सिर्फ छद्म लहर है। और जिस तरह से श्रीकांत जी राजनाथ सिंह साहब ने जिस तरह से छद्म धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ने का काम किया कल में जब्बार साहब के साथ मिलने का, तो वो कहां भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे स्टिक कर रही है। दूसरी बात में राजीव जो लहर आप एकदम सांस नहीं ले रहे हैं आज। ये देखिए जो लहर और आंधी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो लहर आंधी में मानता हूं है उनकी, लेकिन वो है सिर्फ अशोक रोड पे, और उसको उस लहर आंधी को रसम नाम की संस्था जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो तोड़ देगी। आर फॉर राजनाथ, ए फॉर अडवाणी, एस फॉर सुषमा, एम पर मुरली मनोहर जोशी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, चारों लोग बाग मिलकर के उनकी कुर्सी के चारों पांव उखाड़ के ले जाएंगे। श्रीकांत जी एक छोटी टिप्पणी आपकी इससे पहले कि मुझे एक रिपोर्ट दिखानी हो। देखिए 10 साल में कांग्रेस कोई नेता अरे आप अपनी बताइए, आपकी रसम नाम की संस्था क्या कर रही है? आप रसम नाम की संस्था के बारे में बताइए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, आप रसम नाम की संस्था के बारे में बताइए। पहले का बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन है, कांग्रेस भाग गई, कौन आपका प्रधानमंत्री तय नहीं कर पाए। मोदी जी के सामने टाल ठोकने वाले बहुत आए, लेकिन कोई टिका नहीं। संवैधानिक कार्य करने में आपकी दक्षता है, इसीलिए आपने प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया। लेकिन 10 साल में आप कोई नेता नहीं तय कर पाए कि जो हमारे संसदीय प्रणाली है, हमारे चुने हुए सांसद जो है उनके अधिकारों का हनन होता है, इसलिए हम नेता डिक्लेयर नहीं करते हैं। चलिए अब आइए जरा अब एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाएं कि दरअसल उत्तर प्रदेश की प्रमुख सीटों पर मुकाबला किस किस तरह से है और यह कैसे दरअसल इस पूरे चुनावी समर को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ की लड़ाई पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है। देश में दो सबसे बड़ी पार्टियों ने यहां से अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह खुद अटल जी के आशीर्वाद से पहली बार लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह ने वोट डालने के बाद अपनी जीत। यूपी की औद्योगिक नगरी कानपुर में कांटे की टक्कर है। यहां 3 बार से सांसद रहे कांग्रेस के उम्मीदवार श्री प्रकाश जायसवाल को बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से टक्कर मिल रही है। मुरली मनोहर जोशी ने पिछली बार वाराणसी से चुनाव जीता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के फैसले की वजह से उन्हें कानपुर की जंग में कूदना पड़ा है। कांग्रेस उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कानपुर में वोट डाला और सियासी मुकाबले पर कुछ इस तरीके से प्रतिक्रिया दी। 100%। आप क्या मानते हैं कि इलेक्शन में आपकी लड़ाई किससे है, किस कैंडिडेट से है, किस पार्टी से है? कानपुर की कल्चर आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ लड़ाई हमारी और भारतीय जनता पार्टी की ही रही है। बुंदेलखंड की झांसी सीट पर भी सबकी नजर टिकी है। यहाँ से बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती मैदान में है। केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य से उनका कड़ा मुकाबला है। उमा कुछ इस अंदाज में जीत का भरोसा जता रही है। पार्टी ने मुझे हमेशा कठिन काम दिए, मुझे कभी भी पार्टी ने आसान रास्ता नहीं दिया। हमेशा मुझे अग्नि परीक्षा में डाला और हमेशा कठिनाई में डाला, कठिन राहों में, और हमें हमेशा उस पे से पास होके आई। वहीं प्रदीप जैन उमा भारती पर जुबानी तीर के जरिए वार कर रहे हैं। उमा भारती का जवाब नहीं है और कभी भी कुछ भी कह सकती हैं। उनकी वाणी पर कोई नियंत्रण नहीं है। सुर्खियों में बने रहने के लिए उनके जो प्रयास हैं उन्हें मध्य प्रदेश से रिजेक्ट किया गया और उत्तर प्रदेश के अंदर भी वो प्रवासी पक्षी हैं। झांसी में वोटिंग के साथ हिंसा की खबर भी आ रही है। बीएसपी के उम्मीदवार अनुराधा शर्मा के बेटे पर हमला हुआ है। आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं। जाहिर है सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। सबको अब काउंटिंग का इंतजार है। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं कानपुर। रतीश हमारे संवाददाता वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। रतीश, ये बताइए कि क्या श्री प्रकाश जायसवाल वाकई में अपने आप को इस बार रेस में मान रहे हैं या जोशी जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की हवा के तहत बहते हुए दिख रहे हैं? देखिए, जहां तक बात की जाए कानपुर के मुकाबले की, सीधा मुकाबला श्री प्रकाश जायसवाल और मुरली मनोहर जोशी के बीच में है। जहां तक हम बात करें, मतदाताओं से हमारी बात हुई है, उनका भी साफ कहना है कि इस बार विकास के नाम पर, साफ सुथरी सरकार के नाम पर वो चुनाव वोट देने जा रहे हैं। वोट दिया है उन्होंने। मैं आपको अजय जी बताना चाहूंगा कि 5 बजे तक कानपुर में 51% से ज्यादा मतदान हो चुका है। पिछली बार 2009 के चुनाव में ये 37% टोटल परसेंटेज हुआ था। इस बार कानपुर का मतदाता जागरूक हुआ है और काफी ज्यादा मतदान
करने में आगे आया है। अभी 1 घंटे का वक्त बाकी है, कुछ और परसेंटेज बढ़ेगा इसमें। सीधे तौर पर जहां पर देखा जाए टक्कर जो है वो मुरली मनोहर जोशी और श्री प्रकाश जायसवाल के बीच ही है, और लोगों की मुद्दा जो है लोगों के बीच वो विकास ही है। बिल्कुल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। सिंह साहब, अगर देखें तो इस पूरे इस बार जिन सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है, बीएसपी ने यहां पर अपना प्रदर्शन हमेशा काफी अच्छा रखा है, ये पैठ बनी रही। क्या बीएसपी का इस बार अगर आप देखें तो बीएसपी का जब जन्म हुआ 1984 में, जी पहली बार वामशिप से हटके DS4 बना, और DS4 के बाद 84 में बहुजन समाज पार्टी आई। बुंदेलखंड इसका बेस रहा है जी। बुंदेलखंड में आज चुनाव हो रहे हैं और सेंट्रल यूपी में हो रहे हैं। इन दोनों जगह का अगर क्यूमुलेटिव वो लेंगे तो करीब 27% हाईएस्ट वोट मायावती को पिछली बार मिले थे। हमारी मीडिया की प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के कई बार होते हैं कि हम उसको इग्नोर कर जाते हैं कि मायावती फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, या दलित प्लस ब्राह्मण और मुस्लिम कॉम्बिनेशन ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है एट ए टाइम, जबकि स्टेट में मिसरूल और बहुत कुछ अच्छा नहीं है जी। हम लोगों ने लगातार मायावती वो इग्नोर रही हैं मीडिया कवरेज से, लेकिन फैक्ट ये है कि आज भी 100% कमिटेड वोट अगर किसी एक पार्टी का है देश में तो वो मायावती का है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि मायावती इस बार भी काफी अच्छा करेंगी, और उनकी पार्टी इस 14 सीटों में मुझे नहीं लगता है कि एक लार्जर चंक वो ना लेके जाएं। बिल्कुल। कुर्बान साहब, क्या मायावती जी को जिस तरीके से आज ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस किसी तरीके से रेस में मानती दिखाई दे रही है, सरप्राइज विनर के तौर पर निकल सकती? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पहले 2 चरण का मतदान हुआ तो हमने देखा, जहां हम बैठे हुए हैं गौतम बुद्ध नगर से बुलंदशहर, अलीगढ़, ये सारी सीटें यहाँ मैं खुद गया हूँ, मेरा गांव भी यहाँ पड़ता है। तो दलित मतदाता पहली बार, और खास करके कोर वोटर जो है वो जाटव, वो गया है बीजेपी को। ये शिफ्ट हुआ है 25 साल में। जैसा सिंह साहब कह रहे हैं कि 1985 से बीएसपी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 84 में लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा था, तो लगातार उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था। ये पहली बार है कि इस रीजन में ये वोटर शिफ्ट हुआ है, और काफी उससे मायावती भी परेशान है, और इसीलिए उन्होंने आज सुबह लखनऊ में अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बात कही भी, और इसमें मीडिया पे भी दोष दिया। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये जो पूरी पट्टी है, हमीरपुर, जालौन, जो बुंदेलखंड का इलाका कहलाता है, और ईस्टर्न यूपी, इसमें बीएसपी का एक बड़ा सेंट्रल यूपी बड़ा वोट बैंक है, और उसमें देखने वाली बात ये होगी कि वो कितना अपनी पार्टी को जाता है। अगर वहां भी ये ट्रेंड रहता है जो वेस्टर्न यूपी में रहा तो बड़ा खतरनाक होगा। बिल्कुल। तो आइए यहां तक हम रुकते हैं, कुछ देर के लिए चर्चा जारी रहेगी। इसके साथ साथ पंजाब के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आप लगातार देख रहे हैं आपका वोट आपकी सरकार। घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। ऐरो गैरो नत्थु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी। घड़ी डिटर्जेंट केक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बंद आंखों से नहीं होता देश के भविष्य का फैसला। आंखें खोलकर वोट करें। न्यूज नेशन द्वारा जनहित में जारी। शाहरुख कोई ऐसा वैसा बकरा नहीं है, स्पेशल है, फरिश्ता है वो। कालिया तो है शाहरुख का बाप। डैडी, डोंट फॉरगेट माय वीडियो गेम। अरे यार, ये लड़का पढ़ाई में कब इंटरेस्ट है। इसीलिए एक्स्ट्रा मार्क्स का स्मार्ट लर्न क्लास। इसका इंटरेस्टिंग टीचिंग फॉर्मेट हर सब्जेक्ट को आसान बनाए। एक्स्ट्रा मार्क्स, टीचिंग स्मार्ट तो हर बच्चा स्मार्ट। लॉग ऑन टू www.extramarks.com और कॉल एट 1800 102 5301।
अरे अरे बापू, ये तो गन्ना है, ये लो। मैंने खेत में कोराजन क्या लगाया, गन्ना निकला लठ बराबर। पेश है डुबॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। अब 2 लाख लगे या 4, बापू के घुटनों का ऑपरेशन तो शहर के सबसे बढ़िया अस्पताल में करवाऊंगा। डुबॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। तुम ऐसे गिरे? एटीएम पे पेप्सी आईपीएल के एटीएम एनी टाइम मैच मोबाइल पर भाई ये सही है। Download Next GTV now or SMS MyTV to 58888 and turn your mobile into Pepsi IPL का ATM। ओ सर जी, दुश्मन ऑल आउट। ना रह पाऊं मैं तेरे बिना, बोल तुझे ले जाऊं मैं कहाँ। ये खेल नहीं हसीनों का, कब तक तुझे समझाऊं मैं। It's great to be me। Mahindra Centura। प्रेम से बोलो भाई और बहनों, जोर से बोलो, बोलो। देश के लिए हमने परिवार खोया है। अध्यक्ष जी, हम नेता भी हैं, अभिनेता भी। उसका पजेगा हाजता। चुनावी मौसम का हर रस, चुनावी चकल्लस। प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। छपरा में मोदी की चुनावी सभा के दौरान हंगामा, गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर चलाई कुर्सियां। वोटिंग के बाद कमल का निशान दिखाने पर फंसे नरेंद्र मोदी, कांग्रेस